वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन सेटलमेंट, मानव विकास, मानव बस्तियां। दोस्तों, अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े उनकी फ्लो को समझते हुए हम इस वाले चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि जब हमारे इंसान का विकास होता है तो उस विकास में जरूरी होता है कि उसके रहने की जगह, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी। देखिए, हम अब आदिवासी स्टोन एज में नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पे लोग आखेटन करके, हंटर गैदरिंग करके जीते थे, ठीक है, नोमैडिक होते थे उस वक्त पे लोग, ठीक है। लेकिन आज अगर हमें अपने आप को सेटल करना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो डेवलपमेंट के बाद अपनी सेटलमेंट इसलिए ज़रूरी है, और इसीलिए चैप्टर नंबर 4 हमारा ह्यूमन सेटलमेंट है। तो दोस्तों, मानव बस्तियां होती क्या हैं? अपने शब्दों में आप क्या सोचते होंगे? मानव बस्तियां लोगों का घर जब एक जगह पर होता है वो बस्तियां होती हैं। बस्तियां, अच्छा मैं बस्तियां शब्द बोल रहा हूँ, इसको तुम हर तरह से समझो। बस्तियां मतलब लोगों, जहाँ सब लोग एक जगह रहते हों, ठीक है, जहाँ ढेर सारे घर एक जगह होते हों, ठीक है। अब आप बस्तियों को, चाहे वो शहर की हो चाहे वो गांव की हो, ठीक है, ये शब्द बोलने में तो आपको कहीं शहर का लगता होगा या गांव का लगता होगा, इसको अपने मन में इस तरह से डिवाइड मत करना, ठीक है। तो देश में, जहाँ हमारे देश में गांव है, शहर है, गांव का सेटलमेंट अलग तरीके से होती है, गांव की बस्तियाँ, शहर की बस्तियाँ अलग तरीके से होती है। और इम्पोर्टेंट सा फैक्टर, सिंपल फैक्ट ये है कि जो गांव है वो ज़्यादा जगह में कम लोग रहते हैं, लेकिन जो शहर है वहाँ पर कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके भी रिलेशन होते हैं। और कोई भी बस्तियाँ हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो व्यवहार है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है, ठीक है। अगर आप, क्योंकि यही सब जो है हमारा लीड करती है। अगर आप चाइना में चले जाएंगे तो उसकी जो बिल्डिंगें हैं, उनकी जो डिज़ाइन है वो अलग तरीके से मिलेंगी, ठीक है। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ की बिल्डिंगें अलग तरीके से डिज़ाइन में मिलेंगी, और अगर आप इंडिया आएंगे तो यहाँ की बिल्डिंगों का अलग तरीके से आर्किटेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो हमारी सेटलमेंट में हमारे कल्चर का, हमारे सोसाइटी का, सोशल का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो आज के समय में फैक्टर होता है वो है इकोनॉमिकल फैक्टर, ठीक है। अब इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे होता है? अब एक मिडिल क्लास आदमी के घर को एक लोअर क्लास पर्सन के घर से कंपेयर करके देख लीजिए, और लोअर क्लास वाले आदमी का घर आप रिच पर्सन से कंपेयर करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उनकी सेटलमेंट में और इनकी सेटलमेंट में अंतर होता है, ठीक है। और वो किस तरह से रहते हैं, उनकी रहने की शैली जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो उनमें और तो और, अब जब हम रह रहे हैं, हम जो जिस तरह से रह रहे हैं उसमें हम देखो, शहर में लोग भले ही रहते तो पास हैं, लेकिन उनके जो सोशल रिलेशन होते हैं ना, वो उतने मजबूत नहीं होते, उतने घनिष्ठ नहीं होते जितने गांव में रहने वाले लोगों के रहते हैं संबंध, ठीक है। यहाँ पर जो लोगों के रिलेशन होते हैं ना, उसमें म्यूचुअल फ्रेंडशिप नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पर अपनापन ज़्यादा होता है, वहाँ पे अतिथि देवो भव की जो संस्कृति है उसको ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो इन आधारों पे जो सेटलमेंट होता है वो लीड करता है, ठीक है। तो सेटलमेंट फिलहाल हमें क्या PDF में पढ़ना है। गांव में साइज में छोटे, देयर आर मेनली, बहुत सारे गाँव हैं वो छोटे भी होते हैं, ठीक है, गरीब भी होते हैं, अंडर डेवलप्ड भी होते हैं, ठीक है। और शहर से जो जितना ज़्यादा दूर होता है वो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट के पीछे होता है। इसीलिए रोडें हमारे देश की धमनियाँ होती हैं, देश की जो, क्योंकि उस देश की जो, उस किसी भी जगह की अगर आपको डेवलपमेंट करना है, वहाँ तक लोगों को पहुँचाना शुरू कर दीजिए। अगर जहाँ तक लोग जाना शुरू कर देंगे, वहाँ का कल्चरल, वहाँ पे इकोनॉमिकल और सब, मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हो जाएंगी। लोग आवागमन जितना ज़्यादा होगा, लोगों का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गांव में ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटी करने वाले लोग रहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, और ठीक है। और जो गांव के लोग होते हैं, गांव शहर से कैसे जुड़ा है? गांव शहर को कच्चा माल प्रोवाइड करता है, और उस कच्चे माल को मैन्युफैक्चर करके शहर का डेवलपमेंट होता है। शहर कई तरह के होते हैं और गांव भी कई तरह के होते हैं, लेकिन शहर की जो वैरायटीज़ हैं, मतलब कि शहर में जो विभाजन है ना शहरों के, वो उनके वर्ग के आधार पर कॉमर्शियल बेसिस पे बटे हुए हैं, ठीक है। कि फिलहाल हम रूरल सेटलमेंट को समझते हैं। ये इतना बेसिक नॉलेज है जिससे कि आपको समझ में आ जाए मोटा मोटा कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट कैसी होती है। सो नाउ फैक्टर्स क्या क्या करते हैं? देयर आर वेरियस फैक्टर्स एंड हाँ, सिंपल सी बात है, फिजिकल फैक्टर, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर, सिक्योरिटी फैक्टर।
फिजिकल फैक्टर मतलब कि आप देखिए, मैंने वही अपनी सेकंड वीडियो में यही बोला था कि लोग पहाड़ों पे ज़्यादा रहते हैं कि प्लेन एरियाज में ज़्यादा रहते हैं, रेगिस्तान में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे या किसी नदी किनारे रहना पसंद करेंगे, ठीक है, किसी खेती अच्छी खेती वाली जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे या बंजर जगह ज़मीन पर रहना पसंद करेंगे, प्लेटू एरिया में रहना पसंद करेंगे। आपको आंसर पता है, आप जहाँ रहते हैं वो आपकी जोग्राफिकल कंडीशन जहाँ पर आप रहना ज़्यादा पसंद करेंगे वो है जो जिसमें आप फेवरेबल हो सकें, जिस कंडीशन को आप आसानी से अडॉप्ट कर सकें, उस जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे कम लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट उस तरीके का नहीं हो सकता क्योंकि उस कंडीशन को अडॉप्ट करना सबसे पहला प्राइमरी स्टेज होती है। चार्ल्स डार्विन का पहला नियम होता है एडेप्शन फॉर सर्वाइवल कंडीशन, ठीक है। तो कल्चरल एंड एथनिक आइडेंटिटी, बहुत सारे सोशल और कल्चरल फैक्टर जैसे कि मैंने बताया वो भी होते हैं। कास्ट एंड रिलीजन वाला मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सिक्योरिटी फैक्टर गांव की जो सेटलमेंट है इसमें सिक्योरिटी फैक्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था तब जैसे कि आदिवासी लोग होते थे तो वो सब लोग, हाँ, इंसान जो होते थे एक साथ एक गुट में रहते थे, जिससे कि कोई भी बाहर का आदमी हमला करे तो उससे एक साथ मिलके लड़ा जा सके, उससे हमला किया जा, ठीक है। इसीलिए लोगों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया जिससे कि उनको एक सिक्योरिटी महसूस होती है और इसीलिए अच्छे रिलेशंस जो होते हैं बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग जितना करीब रहेंगे, जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होगी म्यूचुअल, और उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और यहीं से सोसाइटी का निर्माण होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट कई तरीके की होती हैं, ठीक है। द रूरल सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द डिटरमेंट्स above the determinant as well as the extent of the built-up of the area, internal house। नॉर्मल सी चीज़ें ये हैं, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एरियाज होते हैं डिफरेंट तरीके से डिटरमाइंड होते हैं क्योंकि उनके जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पहाड़ों पर ज़्यादा लोग नहीं रह सकते अकॉर्डिंग टू प्लेन एरियाज में, ठीक है, ये सिंपल सी फैक्टर है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट होती है, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट होती है, हैमलेटेड होती है और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होती है। या आपसे पूछ लेगा कि रूरल सेटलमेंट के बारे में आप बताइए, तो आप रूरल सेटलमेंट में जो मैंने पॉइंट बोले आप वो बताएंगे और उसके बाद उसके कितने टाइप्स की सेटलमेंट होती है आप ये ज़रूर बताएंगे, ठीक है। क्लस्टर्ड को हिंदी वाले अगर देख रहे हैं तो इसको गुच्छित आबादी बोलते हैं, ठीक है, गुच्छित बस्तियाँ, ठीक है। सेमी क्लस्टर्ड अर्धगुच्छित होती हैं और हैमलेटेड मतलब पल्लीकृत और डिस्पर्स्ड मतलब एकाकी, ठीक है। डिस्पर्स्ड मतलब तितर भीतर, ठीक है, दूर दूर रहना, तितर भीतर रहना, अलग अलग रहना, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होती है? क्लस्टर्ड सेटलमेंट जहाँ पर लोगों के मतलब कि लोग जब पास पास रहते हैं, स्पेस नहीं रहता है, ठीक है, पतली पतली सी गलियाँ होती हैं, ठीक है, गलियाँ कूचियाँ होती हैं, ठीक है, उस तरह से जब लोग रहते हैं तो वो क्लस्टर्ड सेटलमेंट में आते हैं जहाँ पर मतलब कि जगह कम होती है और लोग ज़्यादा रह रहे होते हैं, ठीक है। और यही सेटलमेंट जो है क्लस्टर्ड सेटलमेंट ही अगर शहर से लिंक्ड होती है तो ये धीरे धीरे डेवलप्ड होके अर्बन सेटलमेंट में बदल जाती है। कैसे बदलेगी अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से, गांव ही है जो शहर बनता है, लेकिन गांव शहर कैसे बनता है ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना, तभी तो हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो द लिविंग प्लेस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स। हाँ, अपने खेतों से दूर होते हैं, है ना, सबके खेत अलग होते हैं, लोग सब एक साथ रहते हैं, खेत सबके दूर दूर होते हैं, खेती करते हैं, फिर अपना एक साथ बस्तियों में रहते हैं लोग, और ये सब गुच्छित आबादी होती है, ठीक है। द सेटलमेंट समटाइम्स प्रेजेंट डिस्टिंक्ट ज्योमेट्रिकल शेप। हाँ, कई सारे ज्योमेट्रिकल शेप बन जाते हैं, कभी सर्कुलर शेप बन जाता है, कभी रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है, कभी लीनियर बन जाता है, ठीक है। और तो और ऐसी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट है ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, विच तो आप बता सकते हैं कि जो प्लेन एरियाज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका प्लेन एरियाज है। नॉर्थ ईस्ट वाला एग्जांपल कैसे है और क्यों है ये जानना ज़रा जरूरी है, लेकिन प्लेन एरियाज जैसे कि यूपी बिहार का एरिया जो है, गंगा वैली, इंडो गंगेटिक प्लेन एरिया जो है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ के जो गाँव हैं वो क्लस्टर्ड गाँव हैं क्योंकि फार्म्स सारे दूर दूर तक हैं और लोग जो है सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, आसाम वाला एरिया है, वहाँ पर जो प्लेन एरिया है वहाँ पर भी लोग इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो सेटलमेंट है इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड एंड नागालैंड के लोग जो रहते हैं लिविंग दिस कंडीशन फॉर डिफेंस परस्पेक्टिव, जो मैंने बताया, सिक्योरिटी पर्पस इन, ठीक है। और राजस्थान, हाँ,
देखो इसके कुछ फिजिकल रीजन जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ बाहर के लोगों से बचने के लिए भी होता है, और कुछ फिजिकल और इन्वायरमेंटल रीजन भी होता है कि जैसे कि कोई भी आपदा आए तो एक दूसरे की मदद करी जा सके। ठीक है, उसमें जैसे कि अब राजस्थान में सब लोग एक साथ क्यों रहते हैं, दूर दूर क्यों नहीं रहते हैं? ठीक है, इसलिए क्योंकि पानी की कमी और जो वाटर स्कैरसिटी होती है उसके लिए सब लोग एक साथ सामना करें। ठीक है, सेमी क्लस्टर्ड क्या होता है? सेमी क्लस्टर्ड मतलब कि अर्धगुच्छित। अर्धगुच्छित मतलब कि गुच्छित तो है लेकिन वो अर्धगुच्छित है, मतलब कि थोड़े लोग यहाँ रहते हैं, थोड़े लोग वहाँ रहते हैं, थोड़े लोग वहाँ रहते हैं, थोड़े लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हाउस के बीच का कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है, आर रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ अ डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट और डेवलप ड्यू टू द सेग्रीगेशन फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। ठीक है, तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि लोग गुच्छित आबादी क्या होती है, इसमें अर्धगुच्छित होती है, दूर दूर रहते हैं लेकिन गुच्छित तरीके से रहते हैं। ठीक है, पर इसको गुच्छित में क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि गुच्छित में जो ये लोग रह रहे हैं दूर दूर पर गुच्छित होके वो सब एक साथ रहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हेयर आर डोमिनेंट कम्युनिटी। हाँ, और ये जो इस तरह की जो सेटलमेंट है ये कैसे बनती है, ये किस तरह से प्रमोट होती है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। गांव, ये मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि कुछ सोशल रीजन होते हैं, कुछ कल्चरल रीजन होते हैं, कुछ एथनिक रीजन होते हैं, कुछ रिलीजियस रीजन होते हैं, कास्ट बेस्ड रीजन होते हैं कि हमारी जाति के लोग एक साथ रहेंगे, उनकी डोमिनेंसी होती है कि अब ये पंडितों का गांव है। ठीक है, तो अब दलित वाले लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, वो शहर के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी जब आबादी अलग बन जाती है, जैसे कि आपने हड़प्पा में पढ़ा होगा अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन में रिच लोग रहते थे लेकिन लोअर टाउन में अनरिच लोग रहते थे, मतलब पुअर लोग रहते थे। उसी तरीके से ये होता है, और गुजरात और राजस्थान की बस्तियों में यही चीज़ देखी जाती है। तो ये एक सोसाइटी का जो चेंजमेंट है, उनके विचारों का जो प्रभाव है वो उनके सेटलमेंट में किस तरह से पड़ता है, ये आपको यहाँ पे दिखता होगा। हैमलेटेड क्या होता है? हैमलेटेड मतलब पल्लीकृत आबादी। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कहीं पे पन्ना बोला जाता है, कहीं पे पारा बोला जाता है, कहीं पे नागला बोला जाता है, और कहीं पर धनी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सबके नाम है, इसके भी सोशल और एथनिक फैक्टर्स हैं। देखिए गांव के सेटलमेंट में आपको ये वाला जो ये 2-3 जो शब्द हैं इनको याद रखना है, सोशल, कल्चरल, एथनिकल, रिलीजियस, कास्ट बेस्ड, क्योंकि इसी आधार पर वहाँ की बस्तियाँ जो हैं डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, मतलब कि दिखती हैं वहाँ पे कि ये पंडितों का गाँव है, ठीक है, ये मुसलमानों का गाँव है, ठीक है, ये दलितों का गांव है, अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन किस तरह से रह रहे हैं? अगर तीतर बितर रह रहे हैं। ठीक है, तो हैमलेटेड सेटलमेंट क्या है? इसमें कई सारी छोटे छोटे मोहल्ले मान लो दूर दूर रहते हैं और उनको हैमलेटेड सेटलमेंट बोला जाता है। मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं, एक 100 किलोमीटर का एक गाँव है, उसमें 10 मीटर में हर 10 किलोमीटर पे थोड़े थोड़े लोग रहते हैं। तो उसमें जो लोग रह रहे हैं, पर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, मतलब कि सबकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा, मतलब यहाँ के 1 किलोमीटर में लोग रह रहे हैं 300 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे 1 किलोमीटर में 200 लोग रह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फिर भी डेंसिटी जो होती है यहाँ पर ज़्यादा होती है। देखिए दूर दूर रह रहे हैं, डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सब मिलकर एक बड़ा सा गाँव बना रहे हैं। डेट्स अ हैमलेटेड सेटलमेंट। समझ रहे होंगे आप जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेवरल यूनिट ऑफ कलेक्टिव। हाँ, और ये कहाँ पाए जाते हैं? मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़, लोअर वैली ऑफ हिमालयाज। ठीक है, तो गंगा का जो निचले एरियाज हैं, मतलब कि जहाँ से गंगा प्लेन शुरू होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब ऋषिकेश के बाद जब गंगा नीचे आती है, वहाँ से गंगा प्लेन एरिया में आती है, तो वो गंगा का लोअर प्लेन एरियाज होता है, हिमालय का लोअर प्लेन एरिया होता है। ठीक है, ठीक है, जो बिहार नेपाल एरियाज, बिहार नेपाल बॉर्डर पे रहता है, वो लोअर हिमालयाज का रेंज होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पूरा एरिया ही पहाड़ों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ एरियाज जो हैं प्लेन एरियाज हैं और कुछ लोअर प्लेन एरियाज हैं। ठीक है, तो उसको भी ऐड कर दिया गया है यहाँ पर। डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होती है? डिस्पर्स सेटलमेंट, एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर 10 किलोमीटर दूर है। ये चीज़ें कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी? ऐसी जगह पर देखने की मिलेगी जहाँ पर ये जो सेटलमेंट है, इसमें यहाँ का सबसे बड़ा फैक्टर जो है, वहाँ पे जो पीछे तो मैंने जो बताई सेटलमेंट, उसमें सोशल और कल्चरल रीजन जो थे, फैक्टर जो थे, इन्वॉल्व होते थे, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर
इन्वायरमेंटल रीजन में मेनली मैटर करते हैं, क्योंकि जैसे कि पहाड़ों पे है तो पहाड़ों पे एक पहाड़ पे कोई एक घर बनाए, दूसरे पहाड़ पे कोई एक घर बनाए, तो ये जो डिस्पर्स सेटलमेंट है, ठीक है, तो ये दूर दूर लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसमें एक इन्वायरमेंटल रीजन मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये अब मैंने जब पहाड़ों वाला शब्द बोल दिया है तो पहाड़ी राज्यों का कोई भी एग्जाम्पल आप अपने पेपर में दे दोगे तो आराम से आपको मिल जाएगा, जैसे कि मेघालय, उत्तराखंड यूके हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और केरला हो गया। केरला तो आप जानते हैं वेस्टर्न घाट। ओके, अर्बन सेटलमेंट, अब गांव शहर बन रहे हैं, ठीक है, अच्छा, शहरी आबादी जो है हमारी 35% हो चुकी है, 2021 का डेटा जो हमारा कहता है, ठीक है, और गांव 65% है, ठीक है। अभी जो नया डेटा है, आपकी बुक में जो भी डेटा है आप उसको कोड कर सकते हैं, नहीं तो इस डेटा को भी कोड कर सकते हैं। प्लीज़ अपने नोट जरूर बनाते चलिए जो आपको नया बता रहे हैं, ठीक है, जिसको आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं उनको अपने शब्दों में वीडियो रोक कर जरूर लिखा करें। इसी से पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कितना आप मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है। अपनी नॉलेज की मेच्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। बाकी ये सब कुछ भी नहीं है, फैक्ट आप याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे कि ये होता है, ये होता है, बट इसके बाद अगर भूल जाएंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं आप उस शहर के बारे में ना बता पाएँ कि वो शहर किस तरह से, किस आधार पर बसा है और किस सेटलमेंट में है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अनलाइक रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट आर यूजली मोर डेंस, वही मैंने बताया, कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, और जब ज़्यादा लोग बढ़ते जाते हैं तो वो जगह भी धीरे धीरे बढ़ती हो जाती है। शहर बढ़ता कैसे है? धीरे धीरे शहर के बाहर तुमने सुना होगा कि फैक्ट्रियां सेटअप होती हैं। अब जब शहर के बाहर फैक्ट्रियां सेटअप होंगी तो वहाँ पे जॉब आएंगी, जब जॉब आएंगी तो लोग वहाँ पे रहना बसना शुरू कर देंगे, और जब रहना बसना शुरू कर देंगे तो फिर वहाँ पे फिर लोग बसना शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो जब लोग जो शहर के बाहर बस रहे थे उनको मेन सिटी में जोड़ दिया जाएगा। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली से जुड़े जितने भी अगल बगल के शहर हैं उनको दिल्ली एनसीआर में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही फिलहाल हमारी योगी सरकार है वो भी लखनऊ एनसीआर बना रही है, ठीक है। तो ये जो अगल बगल के स्टेट हैं, मतलब कि शहर हैं, उनको शहर से जोड़ के इस तरह से शहर बड़े होते हैं, ठीक है। शहर बर्थ किस तरह से होता है, शहर बड़ा किस तरह से होता है, शहर एक मेच्योर और मतलब डेवलप्ड कैसे होता है, इसी तरह से होता है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हेयर पीपल आर मोस्टली एंगेज इन अ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। मैंने कहा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नहीं रहते, यहाँ के लोग सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी में रहते हैं। सेकेंडरी और टेरिटरी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। जितना भी निर्माण का जितना भी काम है मैन्युफैक्चरिंग बेस पे वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। और टेरिटरी में कौन आता है? जो सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विट्यूड की भावना रखना, ठीक है। इसमें टीचिंग आ गई आपकी, और जितनी भी आप बैंक में जा रहे हैं सर्विस ही तो दे रहे हैं आप, ठीक है। किसी को काम करके देना सर्विस होता है, सिंपल सी शब्दों में, ठीक है। तो हमारे जो नगर हैं वो किन आधार पर बढ़ते हैं? इंडस्ट्रीज़ के आधार पर, सर्विसेज के आधार पर और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के आधार पर। दिल्ली एक एडमिनिस्ट्रेटिव नगर भी है क्योंकि वो राजधानी है, वहाँ से पूरे देश को लीड किया जा रहा है। और मुंबई देश की कॉमर्शियल राजधानी है तो वो कॉमर्शियल बेसिस पे है, ठीक है। तो हर शहर की एक अलग एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो सिटीज एंड टाउन्स बोथ आर कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द विलेजेस एंड आल्सो विद ईच एंड अदर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कम्युनिटी। बस सिंपल सी बात है कि जो शहर होते हैं वो आपस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि इसीलिए तो मैंने बोला था आपको शुरू में कि जो गांव होते हैं उनको शहर से बस जोड़ दीजिए, वो गांव खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से क्योंकि शहर जो होते हैं आपस में जुड़े ज़्यादा होते हैं, शहर की जो दूरी, ऐसे कहते नहीं है कि यहाँ से हमने हाईवे बना दिया तो यहाँ के जो रास्ता था वो हमने 1 घंटे से आधे घंटे में उस रास्ते को कवर कर दिया, ठीक है। तो जब रास्ता कम होगा तो लोगों का कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा, कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा तो व्यापार ज़्यादा होगा, गुड्स का एक्सचेंज ज़्यादा होगा, और जब एक्सचेंज ज़्यादा होगा तो फिर समझ रहे हैं आप, बिजनेस भी बढ़ेगा और शहर का निर्माण होगा। एवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में टाउन का एवोल्यूशन देखो, भारत एक हमारा ही देश है जिसने दुनिया को शहर किस तरह से विकसित होते हैं, वो सबसे पहली दुनिया की अर्बन सेटलमेंट हड़प्पा सेटलमेंट भारत में ही पाई जाती है, ठीक है। हमने देश दुनिया को क्या दिया है? हड़प्पा दिया है हमने दुनिया को मोहनजोदारो दिया है, ठीक है। और फिलहाल, ठीक है, तो हम ही नहीं दिया है रोडों को किस तरह से बचाना चाहिए, रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट किस तरह से होनी चाहिए, नालियों का सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब किसने दिया है? हमारे देश इंडिया ने दिया है,
ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए अपने इंडिया के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न टाउन जो है यूरोपियन कॉलोनीज के आधार पर बसते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं फ्लैट्स होते हैं, बंगला होते हैं और बंगले होते हैं और फ्लैट होते हैं, जो मतलब कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग में ज़्यादा लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो यूरोपियन कॉलोनीज किस तरह से रहती हैं ये मॉडर्न डेवलपमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो हम मतलब कि हिस्टोरिक तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है हमारे शहरों का वो किस तरह से होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 3 आधार हमें बताए गए हैं, वो हैं एंशियंट टाउन सबसे पहले, फिर मिडवल टाउन, फिर है हिस्टोरिक मॉडर्न टाउन। तो एंशियंट टाउन जो 2000 साल से पुराने हैं, ठीक है, 2000 साल पहले बसे थे। ठीक है, जो अशोक हमारे 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, आप समझ सकते हैं, तब जो नगर बसे उनको एंशियंट टाउन कहा जाता है। ठीक है, इसमें बनारस, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, मदुरई कहाँ पर है आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो एंशियंट टाउन बसे थे ये रिलीजियस, कल्चरल और इन सब आधारों पर ही बसे थे। फिर बाद में आप जानते हैं कि मगध उस वक्त पे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था एक तरह से। ठीक है, और पूरे देश की राजधानी काफ़ी लंबे वक्त तक रहा। और आगे हम चलते हैं मिडिवल पीरियड में बहुत सारे टाउन्स हैं, जैसे कि दीज टाउन्स आर डेवलप्ड एज अ हेडक्वार्टर ऑफ प्रिंसिपैलिटीज किंगडम बाय मिडिवल किंग्स एंड सुल्तान ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जैसे कि दिल्ली सल्तनत का उदय मिडिवल टाउन में ही हुआ था। ठीक है, इस पीरियड में मतलब कि नए नए साम्राज्यों का रियासतें बनना शुरू हो गई थी बड़ी अलग अलग। तो इस तरह से उस वक्त पे टाउन्स का भी डेवलपमेंट नया नया होने लग गया था, क्योंकि हमारा देश 565 भागों में बटा था। ठीक है, और ये मिडवल पीरियड से जो एरा है इस वक्त पे ही ऐसा होना शुरू हुआ था। ठीक है, दीज टाउन्स आर अबाउट 100 इन नंबर्स वर जनरली 4 टाउन, हाँ, जहाँ पे किले हैं और एंशियंट टाउन से भी रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। ठीक है, तो ये हमारे मिडवल पीरियड के टाउन हैं जो कि रियासतों से आगे बढ़कर मिडवल पीरियड में बसे थे। हाँ, तो दोस्तों अब हमने एंशियंट जान लिया, मॉडर्न जान लिया, ये सब अपने एरा अपने अपने टाइम पीरियड के आधार पर नए नए तरीके से बसते गए। तो अब मॉडर्न बस्तियाँ किस आधार पर बसती हैं, उसकी जो नींव है हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने रखी अपने कॉलोनियल पीरियड में। ठीक है, तो ये जो पीरियड एरा है इसमें टाउन जो है अपनी अपनी ज़रूरतों के आधार पर बसना शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। और जिस ज़रूरतें जब ये डेवलप, और यही ज़रूरतें उनकी डेवलपमेंट का आधार बनी, क्योंकि जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा वस्तुओं का आवागमन होगा, उतना ही ज़्यादा जब देखिए जब हमारे पास वस्तुएं होंगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, और रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम खुद ब खुद डेवलपमेंट होंगे। ये सारे फैक्टर जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को मैंने देखिए कहाँ कहाँ से जोड़ के बता दिया आपको। ठीक है, तो पोर्ट टाउन कैसे हैं, जो हमारे सूरत, दमन, गोवा, पंडुचेरी, ये सब जो है उस वक्त पे बसे थे। ठीक है, इनमें चेन्नई भी जोड़ दीजिएगा, आप कैलकाटा भी जोड़ दीजिएगा, ये भी आता है। ठीक है, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में भी आता है मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन जो इंडस्ट्री के आधार पर बसते हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी जगह जो अपने लिए किसी अपनी लोकल चीज़ों के लिए फेमस हो। अब वो चाहे लोकल चीज़ कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा फिलहाल। ठीक है, और अपनी कोई मिनरल्स जो जहाँ पर रिच हो, जिस तरह का मिनरल जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता हो, उस पर बेस्ड कोई कंपनी अगर वहाँ पर सेटअप होती है। ठीक है, वहाँ पर जो उद्योग सेटअप होता है वो इंडस्ट्रियल टाउन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो जॉब खुलेगी वो उस जॉब की जो ओरिएंटेशन होगा वो केवल वही मिनरल होगा। अब जैसे कि जहाँ हमारे बुक में जमशेदपुर का एग्जाम्पल दिया गया है, तो वहाँ पर आयरन एंड स्टील के प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पर लोहे का काम अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ की जो जॉब का जो ओरिएंटेशन है वो लोहा है। ठीक है, तो वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो आयरन एंड स्टील से रिलेटेड काम में ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसे इंडस्ट्रियल टाउन में जो कहा जाता है। ठीक है, कुछ टाउन जो है जो यूरोपियन स्टाइल से बने हुए हैं, जैसे कि हिल स्टेशन है, रिजॉर्ट हैं, और मिलिट्री टाउन्स हैं, और स्मॉल टाउन्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज पर। ठीक है, अच्छा देखो हिल स्टेशन क्या है, लोग उस वक्त पे अपनी वेकेशन के लिए जाते थे दूसरे शहरों में। ठीक है, तो उस हिसाब से बनते थे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती है यहाँ पर जो हिल स्टेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये केवल घूमने के पर्सपेक्टिव से होते हैं, आप इतना समझिए। और जो मिलिट्री टाउन होते हैं वो बॉर्डर के करीब में जो बॉर्डर एरियाज पे जो लगे हुए
होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसमें उधमपुर यहाँ पर जैसे बताया गया है, ठीक है, उधमपुर है, अम्बाला है, ठीक है। आपका एलएसी और एलओसी के किनारे जो भी टाउन्स हैं वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि हमारी आर्मी को जब भी ज़रूरत पड़े तो वो बॉर्डर पे चली जाए और उस बॉर्डर टेंशन को दूर कर सके, इसलिए मिलिट्री टाउन बसाना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। और इसीलिए यही आधार है जो कि आज भी चलता आ रहा है, ठीक है। तो टाउन आफ्टर इंडिपेंडेंस वही चीज़ें हैं, जो काम वही थे, सबके अपने अपने काम थे, लेकिन नए नए काम और बढ़ने लग गए, शहरों में और डिवाइड होने लग गया काम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव में चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर ये सब भी ऐड होने लग गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन में भी नए नए इंडस्ट्रियाँ जहाँ जहाँ सेटअप होने लग गई, उस हिसाब से इंडस्ट्रियल टाउन भी बसते शुरू हो गए। अभी अगला है सैटेलाइट टाउन। क्या होता है सैटेलाइट टाउन? ऐसा टाउन जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको शुरू में कि दिल्ली है, तो दिल्ली के अगल बगल जितना भी अगल बगल का रीजन है वो एनसीआर में आता है, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो गाजियाबाद है, रोहतक है, गुड़गांव है, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं, नोएडा है, ये सब जो है आपका सैटेलाइट टाउन है, क्योंकि उस शहर के साथ साथ वो भी डेवलपमेंट होना शुरू होता है, उनका भी साथ साथ में जो एक साथ डेवलपमेंट होता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं सिमेट्रिकल, समकालीन बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, सॉरी, ठीक है। मिडल और मीडियम और स्मॉल टाउन क्या होते हैं? वही होते हैं जो मैंने सीधा बताया था, रूरल जो होता है, जब किसी भी गांव को शहर से जोड़ देते हैं उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, और जब गांव का डेवलपमेंट शुरू होने लग जाता है तो वो गांव जो है शहर की श्रेणी में आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो पूरा शहर नहीं होता है, इसीलिए उसको वो शहर बन रहा होता है, इसीलिए उसको मतलब मीडियम या स्मॉल टाउन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो शहर गांव जो है शहर से जुड़ रहा होता है और धीरे धीरे डेवलप कर रहा होता है। क्योंकि अर्बनाइजेशन इंडिया में किस तरह से हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि गांव की आबादी शहर में रहने लग जाए, या गांव की आबादी शहर में बदल जाए। एक गांव था, शहर में बदल गया, ठीक है, दैट्स अर्बनाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में इंडिया में अर्बनाइजेशन कितने परसेंट है? 2001 के अनुसार 28% है, लेकिन अभी 2021 में 35% है। आप नया डेटा जरूर रखा करिए अपने पास, ठीक है। और फिलहाल ये अर्बनाइजेशन वेरी लो बता रहा है, लेकिन हमारा जो डेकेड्स के हिसाब से बताया जाता है कि हमारा जो वैसे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, एक वक्त पे यहाँ पे 80% लोग गांव की ही आबादी रहती थी, उस मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब 65% रहती है गांव में। तो अर्बनाइजेशन हमारा काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री में अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो 11 टाइम्स बढ़ा है। अब हम आगे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन बेसिस ऑन दी पॉपुलेशन साइज। हर टाउन जो है, अब देखो हमने टाउन को समझ लिया, अर्बनाइजेशन को समझ रहे हैं, तो अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे? ऐसा आप किस टाउन को ज़्यादा मानेंगे डेवलप्ड है? वो ऐसा टाउन जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर जो ज़्यादा रहेंगे और वो टाउन ज़्यादा डेवलप करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर 1 से 5 मिलियन, 1 मिलियन से कम ज़्यादा और 5 मिलियन से कम आबादी जहाँ पे रहती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, और जहाँ पर 5 मिलियन से ज़्यादा आबादी रहती है वो मेगा सिटी होती है। तो मुंबई और दिल्ली जो है मेगा सिटीज़ में आती है। मुंबई की आबादी आई थिंक 2 करोड़ है और दिल्ली की 1-1.5 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। नया डेटा अभी शायद और ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं 6 बेसिस पे 6 श्रेणियाँ जो बनाई गई हैं, कि आपको शायद पेपर में ज़्यादातर पूछ लेता है, ठीक है। तो जो जहाँ पर 6 नीचे से शुरू करना, आप इसको याद करना, जहाँ 5,000 लोगों से कम लोग रहते हैं वो 6 में आएंगे। फिर 5,000 से 10,000 9,999, ठीक है, वो 5th में आएंगे। 5th में 10,000 से 9,000 है ना 99। फिर 20,000 से 49, 50,000 से 1 लाख, और 1 लाख से 5 मिलियन, 5 लाख मतलब समझ लीजिए। तो मतलब इससे ज़्यादा जो होंगे वो मतलब इसी आबादी में आएंगे। तो अब करोड़ों में ही है इनकी आबादी, तो ये मेगा सिटीज़ में गिनी जाएंगी, दिल्ली, मुंबई। Apart from this city, there is also a concept of urban cities agglomeration according to the census of यही है, ठीक है। A town and its adjoining urban city outgrowth, 2 or more contiguous towns without more outgrowth, ठीक है। A city or 1 more adjoining towns with outgrowth। सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको NCR वाली कॉन्सेप्ट बताई थी, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि एक शहर था, उसके साथ साथ जो शहर, दूसरा शहर विकसित हो रहा था, वही बातें बताई जा रही हैं कि उस तरह से जब एक साथ जब 2 सिटी कंटेम्परेरी जो डेवलप्ड होना शुरू होती हैं, वो
उनको भी अर्बनाइजेशन में जोड़ा जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि कोई किसी भी गांव को डेवलप करना है, बस आप वहाँ पे रोड पहुँचा दीजिए, उस गांव पे जब आवागमन हो जाएगा, वस्तुओं का आवागमन शुरू हो जाएगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगा और वो शहर में बदल जाएगा वो गाँव। ओके, सो फंक्शनल क्लासिफिकेशन टाउन का क्या है? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड रिलीजियस। ठीक है, इकोनॉमिकल मैंने बताया था, जो इकोनॉमिक के आधार पर बसते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल टाउन हो गया, पोर्ट टाउन हो गया, पोर्ट मतलब बंदरगाह। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट पे आधार पर जो टाउन होते हैं, कॉमर्शियल बेस पे टाउन होते हैं। ठीक है, ये सब हो गए आपके इकोनॉमिक आधार पे। और पॉलिटिकल आधार पे कौन से टाउन होते हैं? जैसे कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, जहाँ से सारा प्रशासनिक काम किया जाता है। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन आपको बस उतने ही याद करने हैं जितने ये हैं। बस आपको नए नए टाउन्स के एग्जाम्पल ऐड करने हैं, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग एग्जाम्पल टाउन के आते हैं। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का एग्जाम्पल अगर मैं आपको एंशिएंट पीरियड में पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मगध। ठीक है, अब आप मिडिवल पीरियड में अगर मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे दिल्ली। ठीक है, और अगर आप दिल्ली बताएंगे, कलकत्ता बताएंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको फिर मॉडर्न पीरियड में पूछूंगा तो फिर आपसे दिल्ली को बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शहर बसते हैं, इन आधारों पे बसते हैं, काम के आधार पर ही शहरों का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि माइनिंग टाउन्स भी उसी तरह से होते हैं, जहाँ ज़्यादा जिस तरह की खान होती है उस तरह से। ठीक है, गैरिसन टाउन कौन से होते हैं? जो मैंने बताया कि जहाँ पर आर्मी के पर्सपेक्टिव से मिलिट्री टाउन स्थापित किए जाते हैं, जो कि बॉर्डर के पास ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, बबीना कहाँ पे? आप ये जरूर बताएंगे अगर आप यूपी में रहते हैं। ठीक है, और जलंधर, उधमपुर, ठीक है, अम्बाला, ये सब गैरिसन टाउन है। एजुकेशनल टाउन कौन सी? ऐसे टाउन जो अपना एजुकेशन के आधार पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन टाउन होंगे जहाँ की एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो है, शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे IIT रुड़की है, बनारस है, अलीगढ़ है, पिलानी है, इलाहाबाद है, और भी बहुत सारे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई को भी जोड़ा जा सकता है। आप जो जो एग्जाम्पल दे सकते हैं वो देंगे, एग्जाम्पल में कोई बुराई नहीं है, बस आपको इनकी कैटेगरीज को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे दोस्त। और फिर रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन वो हो जाते हैं जो कि अपने धार्मिक आधार पर जो बनाए जाते हैं, जैसे कि मथुरा है, मदुरई है, अमृतसर है, पुणे है। तो इन्हीं आधार पे जो मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं रिलीजियस और कल्चरल आधार पर। और हमारे देश में टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी एक वक्त पे बताई जाती है। ठीक है, तो जो टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी होती है वो उसका मेन काम क्या होता है कि रोजगार को जनरेट करना, जो कि मंदिर के इर्द गिर्द हो। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंडस्ट्री होती है, तो इंडस्ट्री के अगल बगल जो सेटलमेंट होता है वो इंडस्ट्रियल टाउन होता है। उसी तरह मंदिर के अगल बगल जो सेटल होता है वो टेम्पल टाउन होता है, और इसी को रिलीजियस टाउन में और रिलीजियस सिटीज में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी के आगे आता है टूरिस्ट टाउन। टूरिस्ट टाउन ऐसा टाउन होता है जहाँ पे लोग परमानेंट नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए घूमने जाते हैं। ठीक है, घूम के फिर चले आते हैं, तो ये टूरिस्ट टाउन हो गए। तो यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट टूरिस्ट टाउन में नहीं होती है, लेकिन जैसे कि नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, यहाँ आप कुछ वक्त के लिए घूमने के लिए जाते हैं और फिर घूम के चले आते हैं। ठीक है, ऊटी, माउंट आबू एक्सेट्रा, दैट्स इट। सो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपने अगर यहाँ तक देखा है तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि आपके कोई भी डाउट्स हों आप ज़रूर इसमें पूछें। और